Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. सो स्टार्टिंग विद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब तक जो भी हमने इंडिकेटर्स डिस्कस करे हैं, लिटमस पेपर हो, मिथाइल ऑरेंज हो, फिनोफ्थलीन हो या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स मैं पहली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। इन इंडिकेटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए प्लीज़ फर्स्ट पार्ट भी देखें। अब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब तक जो भी हमने इंडिकेटर्स डिस्कस करे वो सिर्फ ये बताते थे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ये नहीं बताते थे सब्सटेंस कितना एसिडिक है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में। जैसे कि हम बात करें, हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक वीक एसिड भी होती है एसिएटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। तो उन दोनों एसिड्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता है ना। हमें पता लगाना हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सी है और विनेगर कौन सा है, तो उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए डिफरेंट कलर शो करता है, वीक एसिड के लिए डिफरेंट कलर शो करता है, न्यूट्रल के लिए डिफरेंट कलर शो करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डिफरेंट और वीक बेस के लिए डिफरेंट कलर शो करता है। मतलब ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी डिफरेंशिएट कर सकता है और साथ साथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस में भी डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये पीएच पेपर क्या करता है? पीएच पेपर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अ बेस। ये जो पीएच पेपर है इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, या तो एसिड की या बेस की, जो भी है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो अब हम पीएच स्केल डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, जो एसिड्स या बेसिस की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये मेनली किस प्रिंसिपल को यूज़ करता है? ये उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को देखता है और उसके हिसाब से बताता है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। पीएच का फुल फॉर्म पता है क्या होती है? जो हमारा पीएच लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल भी होता है। पोटेंशियल मतलब ये हाइड्रोजन के पोटेंशियल को देखता है, इसलिए इसे पीएच कहा जाता है। पी से पोटेंशियल, पोटेंशियल को मेजर करता है हाइड्रोजन के। तो ये मेनली क्या करता है? इट मेजर्स दी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। एक बात हमें और याद रखनी है, अगर पीएच 7 होता है, पीएच ना 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 14 तक डिफरेंट कलर्स शो होने वाले नंबर्स होंगे। अगर पीएच जो है वो 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। 0 से 14 तक नंबर है, अगर 7 हो तो न्यूट्रल, और इसमें कलर होता है ग्रीन। मतलब अगर हम वाटर की बात करें, हमें पता है वाटर न्यूट्रल होता है, तो वाटर का कलर क्या दिखेगा? वाटर का ग्रीन कलर दिखेगा, और पीएच उसका होगा 7। अगर 7 से ज़्यादा पीएच होता है तो बेसिक, और ये कलर चला जाता है ब्लूइश कलर में। अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो बिल्कुल डार्क ब्लू, वॉयलेट जैसा कलर, और अगर बहुत वीक बेस है तो लाइट ब्लू कलर हमें शो होने लगता है। एसिडिक में हमें रेड कलर शो होता है। एसिडिक में हमें रेड कलर शो होता है। वही बात है, अगर हमारा वीक एसिड है तो ऑरेंज, येलो या लाइट रेड जैसा कलर दिखने लगेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बिल्कुल ब्लड रेड कलर दिखने लगेगा हमें, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, और हर एक नंबर का एक डिफरेंट कलर होता है। मतलब 0 से लेकर 7 तक, 0 से 7 तक क्या होगा? एसिडिक होगा, है ना। 7 पर न्यूट्रल होगा, और 7 से लेकर 14 तक बेसिक होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल 0 वाला है तो बिल्कुल डार्क रेड, ब्लड रेड होगा। बिल्कुल 14 वाला है तो वॉयलेट होगा, डार्क ब्लू, और ग्रीन होगा अगर 7 पीएच है तो। 0 का मतलब होता है मोस्ट एसिडिक। भाई 0 से लेकर 7 तक एसिडिक है तो 0 वाला मोस्ट एसिडिक। तो अगर हमारा 0 पीएच होता है, मोस्ट एसिडिक, बिल्कुल ब्लड रेड कलर होगा। अगर हमारा होता है ना तो रेड कलर हमें मिलेगा। और अगर पीएच 14 होता है तो बिल्कुल कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा कलर होगा? ब्लू कलर होगा। और 7 पर पीएच अगर 7 होता है तो न्यूट्रल होगा, और कलर कैसा होगा? कलर होगा ग्रीन कलर।
अब ये पीएच चीज़ क्या होती है ना, जो हमने मेजर करा 0 से 14 तक नंबर होता है, हमें ये भी पता चल गया कि ये जो पीएच पेपर है वो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और अब हमें ये भी पता चल गया कि किसी ना किसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर बेस्ड है। अब हमें जानना है हम एग्जैक्टली इसे मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है उसे हम नेगेटिव पावर में 10 की नेगेटिव पावर में दिखा सकें, तो जो नेगेटिव पावर होगी ना 10 पे रेज्ड, उसे ही पीएच कहते हैं। पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पावर रेज्ड टू द बेस 10, if the concentration of hydrogen ion may be represented in the form of negative power raised to the base 10, then the negative number raised to the base 10 is pH। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर कुछ नेगेटिव की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो नेगेटिव पावर है ना रेज टू द बेस 10, इसे बेस कहा जाता है, ये बेस होता है, ये पावर होती है। तो जो नेगेटिव पावर रेज हुई है ना उसे ही हम पीएच कहते हैं। मतलब इसका पीएच क्या है, 5 है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 होती, 10 की पावर -6 होती, तो पीएच क्या होता, पीएच क्या होता है भाई, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू में रेज हो सकती है, तो जो ये नेगेटिव वैल्यू होती है ना 10 की पावर रेज में, उसे ही हम पीएच कह देते हैं। तो इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा 6। ठीक है, एक तरीके से हम और डिफाइन कर सकते हैं, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच। लॉग हमें पता है लोगैरिथम होता है, ये भी हम ऐसे भी करके डिफाइन कर सकते हैं कि पीएच क्या होता है, माइनस लोगैरिथम एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पीएच कम होता है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना तो उसका पीएच कम हो जाता है। हम ऐसे ही देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये थी और एक ये थी। सोच के बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 10 की पावर -5 या 10 की पावर -6? 10 की पावर -5 वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो एच आयन की कंसंट्रेशन इस केस में ज़्यादा है, लेकिन इसका पीएच कम हो गया। और इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है तो इसका पीएच ज़्यादा हो गया। तो पीएच ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और अगर पीएच कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो पीएच कुछ नहीं है, एक तो पीएच की ये डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम 10 की कोई नेगेटिव पावर रख सकते हैं ना, तो वो जो नेगेटिव पावर रेज है ना 10 की पावर में, उसे ही हम उसका पीएच कह देते हैं। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगा उतना कम उसका पीएच होगा। और पीएच के हिसाब से 14 नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 14 नंबर्स होते हैं। 0 से लेकर 7 तक एसिडिक, 7 पर न्यूट्रल, 7 से लेकर 14 पर बेसिक। अब इस पीएच की इम्पोर्टेंस सीखते हैं डेली लाइफ में। इस पीएच की डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स दे वर्क वेल इन पीएच फ्रॉम 7 to 7.8। हमारी बॉडी का पीएच क्या होना चाहिए, थोड़ा सा वैसे तो न्यूट्रल लेकिन थोड़ा सा अल्कलाइन होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, है ना। तो प्लांट्स और एनिमल्स का ब्लड का पीएच लगभग 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक रेन होती है जिसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन बहुत खतरनाक रेन होती है, इसमें हमें बिल्कुल भी नहाना नहीं चाहिए। और इसमें पता है हमारे जो ताजमहल है वो मार्बल भी ख़राब हो गया। ये एसिड रेन बेसिकली क्या होती है, एसिड रेन में बहुत सारी एसिड्स मिली होती है, पानी बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से ना पानी में बहुत सारी एसिड आ जाती है, जिसकी वजह से इस रेन वाटर का पीएच 5.6 हो जाता है। जो 7 होना चाहिए वो 5.6 हो गया, मतलब काफ़ी एसिडिक है। अगर ये इतना एसिडिक है तो ये क्या कर सकता है, जिस सॉइल में गिरेगा उसका पीएच चेंज कर देगा। और अगर सॉइल में गिरकर उसका पीएच चेंज कर देता है तो उसकी फर्टिलिटी भी चेंज कर देगा। ठीक है, सॉइल को वो एसिडिक बना देगा। अगर हमारी जो ये एसिड रेन है ये हमारी नदियों में जाती है तो नदियों में क्या है, फिशेस भी रहती हैं। फिशेस को तो चाहिए क्या कि पीएच उसके 7 से 7.8 हो, लेकिन उसका पीएच कितना हो गया 5.6, तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ढंग से नहीं हो पाएंगी और बहुत सारी फिशेस की इस वजह से डेथ भी हो जाती है। तो पीएच चेंज होने की वजह से एक्वेटिक स्पीशीज़ की डेथ हो जाती है। एसिड रेन समझ में आ रहा है ना किस वजह से होती है। जैसे हमारी नाइट्रोजन गैस है
उसे हमने पोल्यूशन की वजह से बहुत सारा NO2 आ गया हमारे एटमॉस्फेयर में, अब वो पानी के साथ मिल जाएगी और एसिड बना लेगी HNO3, या फिर हमारी SO2 SO3 गैसेस हैं, वो पानी के साथ मिलकर बना लेंगी H2SO4। अब भाई पानी में जब ये सब एसिड्स होंगे तो pH तो पानी का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जब पानी का pH कम हो जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। हमारा जब सॉइल का ऐसा हो जाता है कि एसिड रेन पड़ी तो हमारा सॉइल एसिडिक हो गया, तो हम सॉइल में कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है ये देखो कैल्शियम क्या है, मेटल है, मेटल की ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, तो इसलिए हमारी एसिडिक सॉइल में हम बेस घेर रहे हैं एक तरीके से। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी बेसिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सारे बेस हैं। तो हमारा जो एसिडिक सॉइल है वो बेस में कन्वर्ट हो सकता है ना, मतलब वो न्यूट्रल हो सकता है। अगर हम बेस घेर देंगे ना तो हमारा जो एसिडिक सॉइल होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड रेन की वजह से जो हमारा सॉइल एसिडिक हुआ है उसकी वजह से क्रॉप्स ढंग से नहीं उग पा रहे हैं, तो हम उसे थोड़ा सा बेसिक कर सकते हैं। हमारे स्टमक की बात करें, हमें पता है हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होती है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड जो है बैक्टीरिया को वैसे मारने में हेल्प करती है, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज़ होने लगती है जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होने लगती है अपने स्टमक से। इस इरिटेशन का नाम एसिडिटी हमने रख दिया है कि हमें एसिडिटी फील हो रही है, इनडाइजेशन सा लगने लगता है। तो हम एक छोटे छोटे बेसेस ले सकते हैं, ये नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, बहुत वीक बेस ले सकते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पिंक कलर का हमारे मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, फॉर्मूला होता है MgOH², इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और दूसरा होता है बेकिंग सोडा, ये भी बहुत आसानी से हमें अवेलेबल रहता है, काफ़ी घरों में होता है बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो कभी भी एसिडिटी फील हो तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनटेक कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला MgOH² है, या फिर हम ले सकते हैं बेकिंग सोडा। इसके बाद अब है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है कि भाई हमारा जब माउथ का pH 5.5 के आसपास होने लगे, मतलब एसिडिक होने लगे, तो टूथ डिके हमारा शुरू हो जाता है। वैसे हमारा दांत ना इनामल का बना होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इनामल। दांत को तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर हमारा कभी टूटा हुआ दांत सामने रखा हो उस दांत को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, हैमर से भी ब्रेक नहीं होगा वो दांत हमारा। तो हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आसानी से वैसे तो ये ख़राब नहीं होते, लेकिन अगर हम जब फूड खाते हैं वो फूड हमारे दांतों में ही रह जाते हैं। काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे दांतों में ही रह जाते हैं, स्पेशली अगर हम शुगरी स्टिकी फूड खाते हैं, मीठा खाना, चिपचिपा खाना, तो उसकी वजह से क्या होता है वो दांतों में ही चिपका रह जाता है फूड। जब वो दांतों में ही चिपका रह जाता है तो क्या होने लगता है, वो डिग्रेड होने लगता है, मुंह में ही वो ख़राब होने लगता है और एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से उसका pH 5.5 के आसपास होने लगता है। बैक्टीरिया आ जाता है हमारे मुंह में, वो बैक्टीरिया जो है फर्दर इस खाने को एसिड्स में कन्वर्ट करता रहता है। तो हमारा जो इनामल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बहुत हार्ड मटेरियल है कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर जाता है और इसकी फर्स्ट लेयर जो है वो क्या करने लगती है, वो डिज़ोल्व होने लगती है एसिड में। तो अगर हमें अपने दांतों को इस टूथ डिके से प्रिवेंट करना है तो हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एसिड है ना वो तो एक तो बने ही ना, जो भी हमारा फूड अटक जाता है, एक तो वो सारा का सारा जो फूड अटक रहा है ना वो ना आए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट देखा होगा झाग बनती है टूथपेस्ट से, क्यों, टूथपेस्ट बेसिक होती है, ठीक है, टूथपेस्ट बेसिक होती है, तो जो भी थोड़ी बहुत एसिड बनी होगी ना वो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है भाई। बेस क्या करता है, एसिड को ख़त्म करने लगता है। सेल्फ डिफेंस फ्रॉम एंट्स एंड बीज, एंट में, चींटी में और बी में भी एसिड प्रेजेंट होता है। कभी एंट ने स्टिंग कर लिया हो, ब्लैक एंट का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रेड एंट जो है वो काफ़ी मात्रा में फॉर्मिक एसिड HCOOH रिलीज़ करती है। तो ये जो एंट स्टिंग आ जाता है ना, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें जलन, इरिटेशन महसूस हो सकती है। तो एक सिंपल मेथड है, हम बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस होता है, छोटा सा बेस होता है, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होता। वो क्या करता है, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो नेक्स्ट टाइम कभी भी एंड स्टिंग लगे तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा से रब करने पर रिलीफ मिल सकता है, या बी स्टिंग कर जाए, ठीक है, मधुमक्खी काट जाए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका जो भी एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक लीव आती है नेटल लीव, ये भी फॉर्मिक एसिड रिलीज कर सकती है। जब भी हम ट्रैकिंग पर जाते हैं तो एक अजीब सा प्लांट होता है, इसमें बहुत सारे ना थॉर्न्स प्रेजेंट होता है, थॉर्न स्टिंग्स प्रेजेंट होता है, और ये जब स्टिंग चुभ जाता है ना तो इसमें बहुत सारी मिथनोइक एसिड होती है जो उस एरिया में बहुत ज़्यादा जलन कर सकती है। इस जलन को प्रिवेंट करने के लिए इसके साइड में ही, बिल्कुल इसके साइड में ही एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं डॉग प्लांट, वाइट कलर का सुंदर सा फ्लावर होता है, उसको रब कर लो तो ये क्या कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो नेचर में ही हमारा इसका जो है रिलीफ दे रखा है, नेटल लीव्स का क्या रिलीफ है, डॉग प्लांट रिलीफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसिड और बेसिस को डाइल्यूट करने पर आते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन होता है उसमें पानी गेर देना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड सुना होगा। डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड दो टाइप की एसिड्स होती है। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है उसमें पानी बहुत कम है। तो जब हम एसिड में पानी गिर रहे होते हैं ना, एसिड में पानी गिरते समय क्या होता है, वो डाइल्यूट हो रही होती है। तो जब हम एसिड में पानी गिर रहे हैं तो वो डाइल्यूट हो रही है, लेकिन ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इतनी हीट रिलीज होती है कि भाई अगर हम एसिड में पानी गेर रहे हैं ना उसे डाइल्यूट करने के लिए, तो वो पानी जो है, जैसे ये हमारा एसिड रखा है, इसमें हमने एक दो बूंद पानी गिरने की कोशिश करी, वाटर गिरा, तो क्या होगा, ये वाटर तुरंत स्टीम बन जाएगा और हमारे फेस पर ही स्प्लैश कर सकता है। स्टीम ऊपर आएगी और हमारे फेस को जला सकती है, बहुत खतरनाक हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो हमारा कंटेनर है ये टूट सकता है लोकल हीटिंग की वजह से, है ना, जो हीटिंग हो रही है इसकी वजह से कंटेनर भी हमारा टूट सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एसिड में कभी पानी नहीं गिरते, हम क्या करते हैं, हम पहले ही वाटर ले लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड गिरते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर जो है, वाटर तो ठंडा ही होता है, अचानक से गर्म नहीं होगा, गर्म इस केस में भी होगा, और इसे कॉन्स्टेंटली स्टेयर करते रहते हैं। एक स्टेयरिंग रॉड होती है, उससे हम इसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा लेकिन हार्मफुल नहीं होगा। तो हमेशा ये रिकमेंड करा जाता है कि एसिड में पानी कभी मत गेरो, पानी में एसिड गेरो, वो भी कांस्टेंट स्टेयरिंग के साथ, घुमाने के साथ साथ, जिससे कि हमारा फेस भी प्रिवेंटेड रहे और ये बीकर भी बचा रहे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है, लेकिन कैटायन H+ के अलावा कोई होता है, एनायन OH- के अलावा कोई होता है। तो कैटायन H+ के अलावा कुछ और होता है, एनायन जो है वो OH- आयन के अलावा कोई और एनायन होता है। जैसे कि हम डिस्कस करते हैं NaCl, इसमें कैटायन है Na+ और एनायन है Cl-। ठीक है, कैटायन भी है, एनायन भी है, लेकिन H+ या OH- नहीं है। ऐसे ही एक वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, अगर पानी के साथ लिखें क्रिस्टल फॉर्म में, इसका पूरा फॉर्मूला होता है .10H2O के साथ, Na2CO3 .10H2O। एक बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसमें Na+ आयन है, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन नेगेटिव आयन है, कैटायन भी प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है ना। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये भी एक सॉल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, और भी हम बहुत सारे सोच सकते हैं, ये हमारे इस चैप्टर में पढ़ने थे इसलिए मैंने लिख दिए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, वो भी हमारा सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल मेथड है सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का, एसिड में बेस गिरा दो। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, एसिड में बेस जब गिराते हैं तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। डिस्कस कर लेते हैं कैसे। ये हमारा क्या है, बेस है, ये एसिड है, जब दोनों मिले तो क्या हुआ, सॉल्ट बना और वाटर बन गया। भाई जब भी हमें रिएक्शन करना होता है ना तो एसिड पे फोकस करो। एसिड में H के अलावा कौन है, Cl है। भाई एसिड में H के अलावा वाला पार्ट मेटल के पास जाता है, ये मेटल है ना,
H के अलावा वाला पार्ट क्या है, Cl है। Cl किसके पास जाएगा, मेटल के पास जाएगा। मेटल कौन है, Na है, तो बनेगा NaCl। बाकी H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, H और OH मिलकर वाटर बन जाएगा। दूसरा है MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। इसमें भी अगर हम H के अलावा वाला पार्ट देखें तो ये SO4 है। SO4 मेटल के पास जाएगा, ये मेटल है ना, मेटल और सल्फेट मिलकर क्या बना देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेंगे। बाकी ये H और OH हमें दिख रहा है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लेगा। अगर ये हमारा जो सॉल्ट है, हमें पता है एसिड और बेस मिलाने से सॉल्ट और वाटर बनता है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाने से बना है तो हमारा सॉल्ट थोड़ा सा कैसा होगा, थोड़ा सा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर हमारा जो सॉल्ट बना है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है। जैसे हम सोच सकते हैं एक हमारा सॉल्ट है NH4Cl, कैसे बनता है, NH4OH, ये हमारा वीक बेस है। ये क्या है, वीक बेस है। और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके मिलने से क्या बना है, NH4Cl बना है। NH4Cl फिर इसलिए कैसे नेचर का होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है ना तो थोड़ा सा एसिडिक ही होगा। कैसे नेचर का होगा, एसिडिक, मतलब इसका pH 7 से छोटा ही होगा। ऐसे ही ये MgOH होल ट्वाइस क्या है, ये वीक बेस है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है इसका वैसे तो, है ना। ये जो सॉल्ट बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस, ये कैसा होगा, ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का ही होगा, मतलब इसका pH 7 से छोटा होगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं जब सॉल्ट एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। ये KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारी एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो मिलकर सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होगा। कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक इन नेचर होगा। इसका pH ना 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 8, 9 ऐसे करके इसका pH होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं NaOH, फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेस। HCOOH एक वीक एसिड है, दोनों के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होगा। ऐसे ही KOH और H2CO3, ये हमारा एक वीक कार्बोनिक एसिड है ना, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इनसे मिलकर जो सॉल्ट बनता है ना वो सॉल्ट थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जब हमारे दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो pH क्या होगा, 7 ही हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। भाई एसिड बेस का एक तरीके से समझ लो लड़ाई है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होती है तो थोड़ा सा सॉल्ट एसिडिक बच जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो सॉल्ट बेसिक बच जाता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हों या दोनों ही वीक हों तो क्या होगा, तो फिर लड़ाई इक्वल हो गई, तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। ये सॉल्ट हमारा कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। जैसे कि हमारा ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के मिलने से कैसा बनेगा, ये न्यूट्रल बनेगा। ये जो हमारा NaCl बना है ये कैसा है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। ऐसे ही KOH और H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के मिलने से न्यूट्रल सॉल्ट बन गया। NaOH और HNO3 के मिलने से जो सॉल्ट बना है ना NaNO3, वो न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, अगर सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है वो भी हो सकता है कि क्या हो, न्यूट्रल हो, उसका pH भी 7 होगा। न्यूट्रल सॉल्ट का pH 7 होगा। तो दोनों हमने वीक लेके देख लिए। वीक हमें पता है बेसिस बहुत सारे होते हैं, NaOH और KOH के अलावा ना ज़्यादातर सारे बेसिस वीक ही होते हैं। ठीक है, और वीक एसिड्स कौन सी होती है, जिनमें मेनली कार्बन हो। H2CO3 ले लो, CH3COH ले लो, HCOOH ले लो, ये सारी की सारी वीक एसिड्स है। इन दोनों के मिलने से जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनाने में डिफ़िकल्टी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसिड को पकड़ लो। एसिड में H के अलावा वाला पार्ट क्या है, ये है H के अलावा वाला पार्ट मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, मतलब H की जगह क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। वैलेंसी के हिसाब से आएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा 2 लग जाएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। बाकी पानी बन जाएगा। ये एसिड है, इसमें H के अलावा वाला पार्ट ये है, ये किसके पास जाएगा, ये मेटल के पास जाएगा, बाकी पानी बन जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं कॉमन सॉल्ट।
कॉमन सॉल्ट हम घरों में यूज़ करते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये NaCl कैसा बनता है? ये NaCl बनता है, सी होता है ना हमारा, सी को हम क्या कर देते हैं, समुद्र का जो पानी होता है उसमें इवेपोरेशन कर लेते हैं, तो हमारा जो सॉल्ट बच जाता है वो NaCl हो जाता है। NaCl की तो काफ़ी कहानियां हैं, डांडी मार्च हुआ था इस NaCl की वजह से। तो ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। एक हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करना ब्राइन में। ब्राइन क्या होता है? बहुत सारे नए नए वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है नमकीन पानी, मतलब पानी में नमक घोल दो, मतलब NaCl में H2O घोल दो तो हमारा ब्राइन बन जाता है। ब्राइन, इसे हम ब्राइन कहते हैं। तो हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। हमने नमक लिया, पानी लिया, दोनों को जब हम करते हैं रिएक्ट, क्या होना है भाई? H2O को कंसिडर कर लो HOH, इसमें H के अलावा वाला पार्ट मेटल के पास जाएगा तो NaOH बन जाएगा, बाकी क्या बचा? H और Cl, HCl बन जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास करने लगे तो HCl ऐसे नहीं एग्जिस्ट करेगा। HCl टूट जाएगा, हाइड्रोजन में अलग, क्लोरीन में अलग। लेकिन H कैसा है? डायटोमिक है तो H2 में टूटेगा। Cl भी डायटोमिक है तो Cl2 में टूटेगा। लेकिन H2, भाई एक ही HCl था, अब वो H2Cl2 तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता। हमने आधा क्यों लगाया है? ये 2 से 2 मतलब यहाँ एक ही H हम मान सकते हैं और यहाँ पे भी एक ही Cl मान सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्लोर एल्कली प्रोसेस की इक्वेशन मानी जाएगी। ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये कहाँ कलेक्ट होगी? ये कलेक्ट होगी कैथोड पर। ये वाली गैस कहाँ कलेक्ट होगी? ये कलेक्ट होगी एनोड पर। और NaOH बीच में बीकर पर रह जाएगी जो हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों के ही यूजेस हम डिस्कस करेंगे। तीनों हमें अलग अलग मिल गए हैं, एक कैथोड पे चला गया, एक एनोड पे चला गया, एक बीच में रह गया। तीनों के ही हम यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला है Cl2। Cl2 कहाँ यूज़ करते हैं भाई? क्लोरीनेटेड वाटर होता है हमारा, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन को यूज़ करा जाता है। स्विमिंग पूल्स में बहुत सारी क्लोरीन मिलाई जाती है, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी अगर गंदा हो जाता है ना तो उसमें क्लोरीन टैबलेट्स घेर देते हैं। उससे क्या होता है? पानी जो है वो सही हो जाता है, स्मेल नहीं आती वाटर से। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक बहुत अच्छा पॉलीमर है, फैब्रिक है जो हम यूज़ करते हैं, इसमें भी क्लोरीन का यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका हम प्रिपरेशन भी पढ़ने वाले हैं, इसमें भी क्लोरीन गैस का यूज़ हम पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर देखो, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या यूज़ होता है? हाइड्रोजन को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज़ करते हैं, अमोनिया की प्रिपरेशन में करते हैं, और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। ये हमें याद रखने हैं। क्लोरीन के 2 यूजेस याद रख लेते हैं, 2 से ज़्यादा हमें लिखने को भी नहीं आएंगे। एक तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए और दूसरा CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, जिसकी प्रिपरेशन हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं CaOCl2 को, है ना। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के काम आता है। हाइड्रोजन का क्या यूज़ है? HCl बनाना, अमोनिया बनाना, फर्टिलाइज़र बनाना। फर्टिलाइज़र में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यूज़ होता है और अमोनिया बनाने में यूज़ होता है। NaOH का क्या यूज़ होता है? NaOH एक क्लींजिंग एजेंट है, साबुन बनाने के काम आता है और लैबोरेटरी में एज अ रिएजेंट यूज़ होता है। ठीक है, लैब में भी हमारा NaOH रखा हुआ होता है। दूसरा, साबुन में डलता है NaOH। ठीक है, क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब मेटल को डीग्रीस करना है, मेटल के ऊपर बहुत सारी ग्रीस लग गई तो उसमें हम NaOH घेर देते हैं। जो हमारा मेटल होता है ना, उसके ऊपर ग्रीस जब लग जाती है तो उसे डीग्रीस करने के लिए भी हम NaOH का यूज़ कर सकते हैं, मतलब साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हैं हम NaOH मेनली। फिर हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? लाइम वाटर में ना Cl2 गैस पास कर दो तो Cl2 का काम आ गया ना। यूज़ ऑफ Cl2 में हम ये लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। किस में गिर दो? लाइम वाटर में गिर दो। लाइम वाटर याद है? CaOH होल ट्वाइस। याद है लाइम वाटर में जब CO2 गिरते थे तो वो मिल्की हो जाता था। अभी CO2 नहीं गिरना है, अभी हमें Cl2 गिरना है। Cl2 गिरने पर क्या हो जाएगा? CaOCl2 बनेगा, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। ये कैसे बनता है? ये बेकिंग सोडा को तोड़कर बनता है। अभी हम सीखेंगे बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन बेकिंग सोडा को जब हम तोड़ देते हैं ना तो वॉशिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा को तोड़कर वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को हम तोड़ेंगे हीट की प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को हम नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ये एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन है। कैसे टाइप का डीकॉम्पोजिशन है? थर्मल, हीट के प्रेजेंस में ये डीकॉम्पोजिशन होता है। तो NaHCO3 को डिकम्पोज करा, Na2CO3 H2O CO2 ये बनेगा। ठीक है, और इसके बाद इसे रिक्रिस्टलाइज कर दो पानी के प्रेजेंस में ना, 10 पानी के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे तो ये हमारा प्रॉपर बेकिंग सोडा बन जाएगा। ये हमारा वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? बेकिंग सोडा को तोड़कर बनता है। हीट के प्रेजेंस में बेकिंग सोडा को तोड़ दो, Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 में 10 पानी डाल दो, जब वो 10 पानी से जुड़ जाएगा तो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है धोने धाने के काम आता है। वॉशिंग सोडा का एक काम होता है वॉश करना, टू वॉश क्लोथ। दूसरा काम होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना। हार्ड वाटर हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्या होता है। हार्ड वाटर में ना अच्छे से झाग नहीं बन पाती, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा याद है, बेकिंग सोडा NaHCO3 इसे ही तोड़कर तो वॉशिंग सोडा बन रहा था। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 इसको बनाना डिफिकल्ट है, बाकी इससे वॉशिंग सोडा बनाना तो ईजी है। बस इसे तोड़ दो हीट की प्रेजेंस में, Na2CO3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। Na2CO3 में 10 पानी मिला दो, हमारा बन जाएगा। अब हम बेकिंग सोडा पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा को जिस मेथड से प्रिपेयर करते हैं उसे सोलवे प्रोसेस कहते हैं। सोलवे प्रोसेस में हम क्या क्या मिलाते हैं? NaCl, NH3, CO2, H2O। अच्छा, ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो ब्राइन कहते हैं। बस एक तरीके से याद रखो, ब्राइन में CO2 डाल दिया और अमोनिया डाल दिया, ब्राइन में CO2 और अमोनिया घेर दिया। तो एक तो वॉशिंग सोडा बनेगा, दूसरा एक बाय प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl। फिर बस इस NaHCO3 को तोड़ देंगे ना तो हमारा Na2CO3 भी बन सकता है। इसकी प्रिपरेशन तो यहीं तक है। NaHCO3 हमारा बन गया। कैसे बना? NaCl, H2O, CO2, NH3 इन सबको मिलाया, NaHCO3 बना और NH4Cl बन गया। इसके यूजेस क्या होते हैं? पकोड़े बनाने में, जो हम घर पर पकोड़े बनाते हैं क्रिस्पी पकोड़ास, उसके लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। केक जो है बहुत फ्लफ़ी होते हैं ना, केक फ्लफ़ी पता है क्यों होते हैं? फ्लफ़ी हो जाते हैं केक, क्यों होते हैं? बेकिंग सोडा की वजह से। क्या होता है, ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये किसी एसिड की प्रेजेंस में CO2 रिलीज कर सकता है। जब ये CO2 रिलीज करेगा तो केक को ये फ्लफ़ी कर देगा। केक फ्लफ़ी क्यों हो जाता है? CO2 की वजह से। किसकी वजह से? CO2 गैस की वजह से। इसलिए हम कोई वीक एसिड भी डालते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड। हम केक में टार्टरिक एसिड भी डालते हैं, है ना। क्यों डालते हैं? या वेनिला एसेंस डाल देते हैं। क्यों डालते हैं ऐसी एसिड वाली चीज़? इसलिए डालते हैं ये एसिड चीज़ें जिससे कि बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके CO2 बने और CO2 केक को फूला फूला सा बना दे, फ्लफ़ी बना दे। इसे हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हम पहले NaHCO3 लेते हैं, उसमें एसिड गिर देते हैं तो CO2 गैस तो इवॉल्व होगी। ये CO2 क्या कर सकती है? आग को बुझा सकती है। तो इसलिए हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में NaHCO3 का यूज़ करते हैं। और हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम इसे एज एन एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो एसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। कभी कभी एसिडिटी फील होती है तो उस एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें तो वो हमारे लिए रिलीफ का काम करेगा। तो ये एज एन एंटासिड यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में POP बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। बनता कैसे है? काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं इसे हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे? एक सॉल्ट होता है जिसका नाम होता है जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम में क्या होता है? CaSO4.2H2O। ज़्यादा पानी होता है इसमें इसके मुकाबले। अब बस क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा पानी निकाल देंगे, गर्म करके इसका थोड़ा सा पानी निकाल देंगे और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसे लगभग 373 केल्विन पर हम क्या करते हैं, ये हमारा जिप्सम है, इसे हम हीट कर देते हैं और हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP।
और साथ ही साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। ये जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ यूज़ करते हैं भाई, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर में जो हम हाथ या पैर पे जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है जो हम लगाते हैं उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये हम और किस में यूज़ करते हैं, ये हम छोटे मोटे टॉयज़ बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं, या फिर रूफ़ जो है उसमें सीलन आ रही है या मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें सीमेंटिंग करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम थोड़ा सा सीमेंट में भी मिक्स कर देते हैं कई बार, जिससे कि उसकी सेटिंग थोड़ी सी लेट हो जाए, ठीक है, मतलब वो अचानक से सेट ना हो जाए सीमेंट, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत बने वो सीमेंट, ठीक है। एक होता है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सारे हमारे सॉल्ट्स होते हैं, कॉपर सल्फेट जिसके पास 5 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं आसपास, Na2CO3.10H2 इसके पास तो 10 पानी है, इसके पास आधा पानी है, इसके पास 2 पानी है ना। ये हमारा पता है कौन सा है, ये हमारा वॉशिंग सोडा है। ये क्या है हमारा, और ये क्या है हमारा, ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जिप्सम है। इन सब के पास क्या होता है, इनके सबके पास क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये गीले नहीं होते, ये सूखे ही सॉल्ट होते हैं। तो ये पानी जो है ये इसे वेट नहीं बनाते, ये क्या होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में अटैच होते हैं और जब हम इसे हीट करते हैं तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो पानी था वो वापस लिक्विड बनता है और आसपास बीकर में कलेक्ट हो जाता है। CuSO4 पानी की प्रेजेंस में तो ब्लू कलर का, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये कॉपर सल्फेट बिना पानी का बन जाता है और ये वाइट कलर का आ जाता है और वाटर की ड्रॉपलेट्स हमें आसपास दिख सकती है। लास्ट टॉपिक है, कुछ सॉल्ट्स का pH चेक करके देखते हैं कि वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। पहला हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट। हमें ये चेक करना है ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। कुछ नहीं करना, इसमें पानी डाल दो, इसे हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, और देख लो कि जिस बेस और जिस एसिड से बन रहा है, तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगी तो ये सॉल्ट भी थोड़ा सा एसिडिक होगा, और अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट होगा। जैसे कि MgSO4 को चेक करें, हमने इसमें HOH गेर दिया, HOH मतलब वाटर ही है ना। इसमें H के अलावा वाला पार्ट क्या है, OH है। OH वाला पार्ट किसके पास जाएगा, मेटल के पास जाएगा। वैलेंसी के हिसाब से MgOH होल ट्वाइस, H और SO4 मिलकर बनेंगे क्या, H2SO4, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो सॉल्ट हमारा थोड़ा सा एसिडिक होगा। NaCl को चेक करने की कोशिश करें, दोबारा HOH गिरेंगे, क्या होगा, NaOH और HCl बन जाएगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब हमारा सॉल्ट न्यूट्रल रहा होगा। एक हम चेक कर लेते हैं K2SO4 को, इसमें भी पानी गिरेंगे। H के अलावा वाला पार्ट क्या है, OH। OH किसके पास जाएगा, मेटल के पास जाएगा, ठीक है। तो और बाकी जो है ये H और SO4 ये सॉल्ट बना लेंगे, तो KOH और H2SO4 बन जाएगा। ये भी न्यूट्रल होगा, इसका pH भी 7 होगा। एसिडिक था तो इसका pH लेस देन 7, न्यूट्रल था तो pH इक्वल टू 7, न्यूट्रल था तो pH इक्वल टू 7। ऐसे ही सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। अगर हम एक सॉल्ट की बात करें CH3COONA की, इसमें पानी गिर के देखें HOH, भाई H के अलावा क्या है, OH। OH मेटल के पास जाएगा, क्या बनेगा, NaOH। बाकी क्या बनेगा, CH3COOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट का मतलब है pH greater than 7। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.